हेलो दोस्तों, लिपि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डेली आंसर राइटिंग के 9th डे पे यानी 3rd वीक के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और आज हम हिस्ट्री एंड कल्चर में से एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके ऊपर काफ़ी पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन कई बार हम उस सवाल के जवाब को पूरी तरह से स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है और गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको सबसे पहले कंटेंट के तौर पे ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कुछ बेसिक पैरामीटर्स कि ये कहाँ पे डेवलप हुए, ये इसमें कौन सा टाइप का आर्ट फॉर्म होता था, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स होते थे या आर्किटेक्चर की बात हो रही है, स्कल्पचर, पेंटिंग की बात हो रही है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ज्योग्राफिकल रीजन्स में, सो ज्योग्राफिकल रीजन्स नंबर 1, what constituted the art form number 2, what is the time period of both the art forms number 3, fourth is that what are the features of that art form। अब स्कल्पचर की बात हो रही है तो इस स्कल्पचर के क्या क्या फीचर्स थे। फिफ्थ इज एग्जाम्पल्स ऑफ दैट आर्ट फॉर्म। अगर हम इतना ही चीज़ कवर कर लें तो हम मेंस के आंसर में कम से कम 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन में वही सारे पॉइंट आएंगे, बट डिपेंडिंग कि क्वेश्चन का एम्फेसिस किस चीज़ को लेके ज़्यादा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के दो एम्फेसिस हैं। एक है कि गांधार और मथुरा के बीच में डिफरेंसेस बताने, ठीक है, और दूसरा ये कैसे इन्फ्लुएंस थे अपने ज़माने के या उस ज़माने के। ज़माना मतलब टाइम्स मतलब आप 400-500 साल का टाइम पीरियड ले सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। तो क्या क्या इन्फ्लुएंस थे उस समय के जो इस गांधार आर्ट में देखे जा सकते हैं। अब आपने असेस ये कर लेना है कि मेरे पास दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला पार्ट डिफरेंसेस का और दूसरा पार्ट कि ये कैसे इन्फ्लुएंस थे। जनरली हम डिफरेंसेस को एम्फेसिस देते हैं और ये दूसरे पार्ट को इग्नोर करके कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर डिफरेंसेस पढ़ते हैं ना। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको आज आंसर लिखाने की बात कराऊंगा। कीवर्ड यहाँ पे है कि कीवर्ड है मेजर डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड हमारे आंसर और क्वेश्चन में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। उसका कारण ये है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ पूछी गई है। बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स में क्वेश्चन को डिवाइड करने की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं है। सिंपल एक एक सेंटेंस में आप समझ सकते हो और फिर फाइनली आपने एग्जीक्यूट कर देना है इस आंसर को। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम इसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगेन मैं ये रिपीट करना चाहूँगा कि हम जो अप्रोच बता रहे हैं वो एक वन ऑफ द अप्रोच है आंसर देने की, काफ़ी सूटेबल अप्रोच है आंसर देने की, लेकिन ना तो मैं ये क्लेम करूंगा कि बेस्ट अप्रोच है और ना ही मैं ये क्लेम करूंगा कि सिर्फ यही अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस डेली मेरे साथ करते हैं, यानी कि जिन भी दिनों में मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं उसमें क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग जर्नी में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो मैं कोई फॉल्स क्लेम नहीं करने वाला कि ये एक ही तरीके का आंसर ऐसे ही लिखना है। देयर आर न्यूमरस वेज टू राइट एन आंसर एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड रिजल्ट ओरिएंटेड भी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसमें मैंने वो सब ट्राई किया है जो मुझे लगता है कि आपको बेटर मार्क्स फेच करने में मदद करेगा। तो ये मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट अपनी आंसर राइटिंग में देखते रहेंगे। डेफिनेटली आपको मदद ज़रूर मिलेगी। अब गांधार और मथुरा स्कूल के क्वेश्चन को आप शुरू करने के लिए एक तो ऐसे शुरुआत कर सकते हो कि आप बता दो कि ये जो दोनों स्कूल्स हैं ये पोस्ट मॉडर्न एरा में भारत के इतिहास में डेवलप हुए। और आप अगर इसको ऐसे नहीं स्टार्ट करना चाहते, एक जनरल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये बता सकते हो कि ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, वेदर परफॉर्मिंग और आर्किटेक्चरल, स्कल्पचर, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, तो परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट भारत के इतिहास में हमेशा ही वहाँ के सोशो कल्चरल कंडीशन से प्रभावित रहती है, रिलीजियस वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज से प्रभावित रहती है। तो ये भारत के अंदर की जनरल ऑब्जर्वेशन को आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा भी गया है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कि कैसे कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सो यू कैन राइट दैट इन इंडियाज हिस्ट्री most of the art forms, whether visual or performing, have been influenced by the cultural traditions of that time. Gandhar and Mathura school were no different. बस ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे बता दो कि एक पोस्ट मॉडर्न एरा का आर्ट फॉर्म है जिसमें स्कल्पचर्स के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है, बट ये भी ध्यान रखना है कि कुछ एरियाज में स्कल्पचर्स के अलावा भी आर्किटेक्चर के अंदर, आर्किटेक्चर के डिज़ाइन के अंदर भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने वाले हैं हम गांधार और मथुरा स्कूल, डिफरेंसेस डिलिनेट करने वाले हैं। पहली बात तो आप क्या बताओगे?
टाइम पीरियड, दोनों के पीक का टाइम पीरियड था कुषाण, मींस दोनों अपनी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी पे पहुंचे वो कुषाण था। मथुरा इवन गुप्ता पीरियड में भी यानी लेटर स्टेजेस में भी डेवलप होता है। जबकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कब डेवलप शुरू होना होता है, जब भारत के अंदर इंडो ग्रीक्स अपना पैर जमाते हैं। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब इंडो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस पड़ता है तो उसके वजह से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत होती है। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ना दो चीजों का कल्मिनेशन है। नंबर वन, मैं कहूंगा एक्चुअली तीन चीजों का कल्मिनेशन है। नंबर वन, बुद्धिज्म का नॉर्थ वेस्ट और इंडिया के अंदर जाना, और ये काम तो अशोका के टाइम से ही हो गया था, सम्राट अशोक के टाइम से हो गया था। तो ये बीज जो बोए जा रहे हैं ना, ये मौर्यन एरा में ही बोए जा रहे हैं दोनों के। मैं दूसरा भी बताऊंगा, मथुरा का भी। दूसरी चीज किसका कॉम्बिनेशन है, इंडो ग्रीक इन्वेजन का, और इंडो ग्रीक इन्वेजन का भी जो सीड है वो अलेक्जेंडर के टाइम पे ही सी कर दिया गया था। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज, कल्चरल एस्पेक्ट डेवलप होता है एरिया का। और तीसरी चीज कि ये ट्रेड सेंटर्स हैं या ट्रेड रूट के ऊपर आते हैं। ये जितने लोगों का आपस में इंटरेक्शन होगा उतना कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, और एक कल्चर जब दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट करेगा तो उस कल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी इंटरेक्ट करेंगी, और दोनों का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो जब आपको ग्रीक का इन्फ्लुएंस मिलता है इंडिया के कल्चर के ऊपर, और टू बी प्रिसाइज नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कल्चर के ऊपर, तो उसको कहते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कल्चर ऑलरेडी बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यस ओनली। तो मौर्य ऑनवर्ड्स ये बुद्धिज्म की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव यहां देखने को मिला था। अब यही चीज हम मथुरा में लगाएं। मथुरा ऑलरेडी ट्रेडिशनली एंशिएंट सिटी थी जहां पे ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों का वास हुआ करता था। तीनों के टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज डेवलप हो चुके थे। इसका मतलब ये होगा कि ये थोड़ा सा मेल्टिंग पॉट कल्चर की तरह डेवलप होगा, और इस मेल्टिंग पॉट कल्चर में से निकल के आएगी मथुरा आर्ट, जिसमें प्रीवियस कुछ डेकेड्स का, प्रीवियस कुछ सेंचुरीज का इन्फ्लुएंस होगा, और तीनों रिलीजियस बिलीफ्स का इन्फ्लुएंस होगा, जो मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अब डिफरेंसेस में पहली बात कि आप बता देंगे कि ये इंडो ग्रीक किंगडम के आने से हुआ, जबकि ये कुषाण गुप्ता पीरियड में मथुरा आर्ट डेवलप हुई। तो इवन दिस पीक्ड ड्यूरिंग कुषाण, बट डेवलपमेंट के स्टेजेस थोड़े से अलग है। ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये आप गुप्ता नोट करेंगे गुप्तास के लिए, अदरवाइज आप फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स लिख सकते हो। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत आसान बता सकते हो कि गांधार पाकिस्तान, आप इसको फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो। इन माय ओपिनियन आप इसको फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो कि ज्योग्राफिकल एरिया बता दो कि गांधार जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान का इलाका है उसकी बात हो रही है। और मथुरा स्कूल का एरिया बता सकते हो कि मथुरा के आसपास सारनाथ, कौशंबी और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी, चाहे वेस्टर्न नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश हो, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, या गोइंग टुवर्ड्स वाराणसी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ भी ये आर्ट फॉर्म का जो इन्फ्लुएंस का एरिया है डेवलप होता है। नाउ गांधार का नेक्स्ट पार्ट ये है कि ये एक फ्यूजन है ग्रीको रोमन और इंडियन स्टाइल्स का। ग्रीको रोमन कैसे, देखो रोमन सिविलाइजेशन ने ग्रीक्स को कॉन्कर किया और वो ग्रीको रोमन कल्चर बना, यानी कि वहां के जो गॉड्स हुआ करते थे, ग्रीक गॉड्स, ठीक है, अपोलो, ज़्यूस, हरक्यूलिस, ये ग्रीक गॉड्स थे, उसको उस एरिया के ऊपर कैप्चर किया रोम ने, यानी कि रोमन सिविलाइजेशन वहां तक एक्सपैंड हुई, और वहां के स्कल्पचर्स में ग्रीक इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। तो आप जूलियस सीजर, मार्क एंटनी, ऑगस्टस, ये सब के जो स्कल्पचर्स बनते थे उनको, इस फ्यूजन को कहा जाता था हेलेनिस्टिक स्टाइल। और अब ये हेलेनिस्टिक स्टाइल भारत के अंदर आता है, और भारत के अंदर जब आएगा और डेवलप होगा तो ये भारत के अंदर होने वाली जो आर्ट क्राफ्ट है उसके साथ मर्ज करेगा और बना देगा गांधार स्कूल। मथुरा मोस्टली इंडिजीनियस लाइन्स से इन्फ्लुएंस्ड है। यू कैन नॉट से कंप्लीटली इंडिजीनियस लाइन्स, मतलब 100% उसमें कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। बट अगर हम कहें कि हाँ 90% ये इंडिजीनियस, भारत के अंदर जो चलती आ रही आर्ट एंड कल्चर की प्रथाएं हैं वहीं से डेवलप होता है, लोकलाइज ट्रेडिशन से डेवलप होता है। तो ये दोनों डिफरेंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुएंस ग्रीको रोमन का गांधार पे है, जबकि इस पे भी है थोड़ा सा कम। मैं बताऊंगा इस पे भी स्टोन स्कल्पचरिंग थोड़ी बहुत हम इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रीक से, लेकिन इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द गांधार आर्ट।
Another point to be noted here is गांधार स्कूल की मेन थीम बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा केटर करता है, जबकि मथुरा आर्ट में आपको सेकुलर आर्ट, नॉन रिलीजियस आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट, ब्राह्मणिकल आर्ट, जैन आर्ट भी लिखेंगे भाई। जैन आर्ट इज ऑल्सो देयर, जैन स्कल्पचरिंग इज ऑल्सो देयर इन मथुरा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस या डिफरेंस है। फिर इन्फ्लुएंस या डिफरेंस आ जाता है कि भाई मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द लोकली अवेलेबल मटेरियल, जबकि वहाँ पे रेड सैंडस्टोन जो है मथुरा के अंदर स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन की अवेलेबिलिटी है, इसी वजह से वो मटीरियल ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। अब बात आती है मेन डिफरेंसेस की यहाँ पे, कि अपीयरेंस में जो आपकी स्कल्पचरिंग है उसके अपीयरेंसेस में कुछ स्टार्क डिफरेंसेस हैं जो हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं। अब बुद्धा की जो इमेज यहाँ पे स्कल्पचरिंग में ग्रो की जाती थी वो काफी ज्यादा ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड से इन्फ्लुएंस्ड हुआ करती थी, जो रोमन कल्चर में भी नजर आता है, और वही चीज फिर हम इंडिया में भी देखते हैं। तो मस्कुलर फिजिक गौतम बुद्ध की होना, मुस्टैश होना, कर्ली और वेवी हेयर होना, ये सारे फीचर्स ग्रीक गॉड्स के या रोमन एम्परर्स की जो स्कल्पचर्स बनते थे ना उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। जबकि मथुरा स्कूल में बिल्कुल ही अलग तरीके से ह्यूमनिस्टिक फॉर्म से, एक कॉमन ह्यूमनिस्टिक फॉर्म की तरह उनको डिपिक्ट किया जाता था, और पहले तो काफ़ी फ्लैशी फिजिक दिखाई जाती थी और लेटर उनको लेटर स्टेजेस पे वो कम हो गया। खैर, बोधिसत्व which are called the बुद्धास ऑफ द प्रीवियस बर्थ्स, पिछले जन्म के जो बुद्ध के अवतार होते थे जिन्हें बोधिसत्व बुलाया जाता था, उनको भी स्कल्पचरली डिपिक्ट किया जाता था मथुरा के स्कूल्स में, जबकि गांधार में इतना ज़्यादा नहीं, मेनली गौतम बुद्ध को डिपिक्ट किया जाता था। तो अगर मैं आपको इमेजरी भी दिखाऊं दोस्तों, तो आप क्लियरली बता सकते हो रेड सैंडस्टोन से बनी ये मोर ह्यूमनिस्टिक इमेज जो है वो मथुरा स्कूल की है, एंड ये वाली जो है वो गांधार स्कूल की है। और इसी के फीचर्स के साथ साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फीचर्स डिफरेंट हैं। तो अब फीचर, सबसे पहला जो फीचर है कि इमेज के ऊपर गांधार में इमेज पे रिच कार्विंग है, ऑर्नामेंटेशन है और सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस है, जबकि ये कपड़े और इन सब पे अपीयरेंस, कपड़े की अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है मथुरा में। देख सकते हो आप, वेरी वेरी मच एविडेंट, यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन भी है, हेडबैंड भी पहनाया हुआ है ऊपर, और ये ड्रेपरी भी लगाई हुई है, जबकि यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन बिल्कुल कम। दूसरा कि ये हैलो अराउंड द बुद्धा जो होता है, इसमें हैलो मतलब सर के पीछे जो चक्र होता है उसकी डेकोरेशन नहीं होती है गांधार में, जबकि होती है मथुरा में। तीसरा, स्कल्पचर्स का ब्रॉड फोरहेड होता है, लॉन्ग ईयर लोब होते हैं। देखो ये बहुत आसान है फीचर्स, अगर आप याद कर लो ना, अगर आप इमेज देख लो तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। जबकि गौतम बुद्ध के यहाँ पे लंबे बाल नहीं हैं, यहाँ पे हेड और फेस शेवन है। तो अब मोर स्ट्रेस इज गिवन टू वैनिटी। वैनिटी समझते हो कि आउटर ब्यूटी, किस तरह से और डेकोरेटिव इमेज दिखानी है, जबकि यहाँ पे स्पिरिचुअल या एक्सप्रेशन कैसे हैं, हंसी है, खुशी है, किस तरीके का एक्सप्रेशन है। तो फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे एम्फेसिस है मथुरा स्कूल के अंदर, जबकि यहाँ पे एम्फेसिस है कि आपने ऑर्नामेंटेशन अच्छे से की हुई है इनकी या नहीं की हुई है। ठीक है, Another feature that is there in गांधार कि थिक ड्रेपरी वाले कपड़े पहनाए जाते थे, बोल्ड फोल्ड लाइंस वाले पहनाए जाते थे, जबकि यहाँ पे ड्रेसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, टाइट थी, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट ड्रेस को नहीं दिखाया जाता था। गौतम बुद्ध को यहाँ पे कई सारी मुद्राओं में, जैसे कि अभय मुद्रा होता है, ऐसे हैंड होल्ड करते हैं एक राइट हैंड से, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र, भूमि स्पर्श, अलग अलग तरह की मुद्राओं में दिखाया जाता था, जबकि यहाँ पे ज्यादातर अभय मुद्रा में, मथुरा में अभय मुद्रा में दिखाया जाता था। और दोस्तों इसकी एग्जाम्पल्स भी आप 2-3 याद कर सकते हो जो आपके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में है। तो सारनाथ में अवेलेबल है, बट इट इज मेड इन गांधार स्कूल की तरह बनाया गया है। स्वॉट वैली पाकिस्तान के अंदर गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल अगर आप याद कर लोगे कि गांधार की क्या एग्जाम्पल है और मथुरा की क्या एग्जाम्पल है, वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर आंसर। ठीक है, अब इसमें इसको आप बहुत ही संक्षेप में टैबुलर फॉर्म में दिखाओगे तो बहुत ही बेहतर होगा। आपके पास जो है वर्ड्स भी
कम वर्ड्स में आप बता सकोगे और डिफरेंसेस क्लियरली बता पाओगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं कि कल्चरल ट्रेडिशंस का यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, फर्क पड़ता है। देखो गांधार जो है वो अशोका के समय से ही बुद्धिज्म का एक सेंटर बन चुका था। आपने देखा होगा कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस जब हमें मिली हैं तक्षशिला से भी और गांधार से भी, तो वो इंस्क्रिप्शंस भी खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी और वहां पे भी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने अपने मैसेंजर्स भेजे थे, वहां पे डेवलप होता है। तो पहला पार्ट कल्चरल ट्रेडिशन का। देन जब कनिष्क आया, कनिष्क ने भी पैट्रोनेज दिया बुद्धिज्म को और रोमन एम्परर्स के साथ एम्बेसी भी की। सो ही सेंट एम्बेसडर्स टू द रोमन एम्परर। तो इससे क्या होगा, इससे जो रोमन ट्रेडिशन भी है, हम कहते हैं ये ग्रीको रोमन ट्रेडिशन है, तो ग्रीक ट्रेडिशन तो पहले से आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडो ग्रीक्स के आने के बाद से ही ग्रीक आर्ट फॉर्म यहां आ रहे हैं। लेकिन अब रोमन्स के ऊपर भी जो इन्फ्लुएंस था ग्रीक्स का, जिसको ग्रीको रोमन कहा जाता है, वो इन्फ्लुएंस भी कनिष्क अपनी पेट्रोनेज और अपनी जो दूतावास है, यानी कि जो उसके एम्बेसी रिलेशंस बने हुए हैं रोमन एम्परर्स के साथ, वहां से और ज़्यादा पुख्ता होते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये ओवरऑल जो सिनारियो चल रहा है उस एरिया के अंदर, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है गांधार। ऑल्सो कुशान्स के अंडर इसलिए डेवलप होता है क्योंकि कुशान्स के अंदर सिल्क रूट डेवलप होती है, जहाँ चाइना से लेके यूरोप तक हम एक ट्रेड रूट को डेवलप करते हैं। तक्षशिला उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था गांधार के अंदर, और वहां पे एक जो है कल्चरल फ्यूजन भी देखने को मिलता है। तो आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया के ये मर्ज हो जाते हैं भाई। कुशान्स के टाइम पे हमारा एक किंगडम जो है सेंट्रल एशिया तक जाता था। तो आप देख सकते हो कि ये इन्फ्लुएंस आपको गांधार स्कूल के ऊपर इसलिए नजर आता है क्योंकि ये सिल्क रूट के ऊपर बैठा हुआ है। मथुरा की भी बात करें तो मथुरा भी ट्रेडिशनली ये तीनों रिलीजन्स के कल्चर्स के तीनों रिलीजियस प्लेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रही है। कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन मोनेस्ट्रीज एज वेल एज ब्राह्मणिकल टेम्पल्स यहाँ पे बने हैं। ऑल्दो टेम्पल्स का एज सच स्ट्रक्चरल टेम्पल्स उस वक्त नहीं डेवलप होते थे, बट ये सेंटर्स ऑफ वर्शिप हुआ करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंट देखिए, वासुदेव कल्ट यानी कि भगवान विष्णु की जो वर्शिप काफ़ी पॉपुलर होती है इस एरिया के अंदर, जिसमें भगवान विष्णु को कृष्ण के अवतार में भी वर्शिप किया जाता है। तो भगवान विष्णु का जो कल्ट है वो आपको इमेजरी में नजर आता है मथुरा के। एंड दिस स्टार्टेड हैपनिंग मेनली इवन आफ्टर कनिष्क। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मथुरा स्कूल है वो गुप्तास के टाइम पे भी फ्लरिश कर रहा होता है। तो गुप्तास के टाइम पे ये जो वसुदेव कल्ट है, भगवान विष्णु की जो वर्शिप है या भगवतिज्म है जिसको हम कहते हैं, वो इसके अंदर रिप्रेजेंट होनी शुरू होती है। अगर हम अर्ली मथुरा आर्ट की बात करते हैं, फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस थी जो यक्ष और यक्षिणी की फिगर्स बनाई जाती थी ड्यूरिंग मौर्यस एंड शुंगा एम्पायर। तो मौर्यस और शुंगस के टाइम पे यक्ष और यक्षिणी की जो इमेजेस थी, बहुत ही इलैबोरेट स्कल्पचरिंग थी, वो पोर्ट्रे की जाती है। टेराकोटा की फिगर्स पोर्ट्रे की जाती हैं, स्टोन के फिगर्स पोर्ट्रे की जाते हैं आफ्टर इंडो ग्रीक्स इन्फ्लुएंस अप टू मथुरा। तो मथुरा तक मिनेंडर की जो सेना है या इंडो ग्रीक्स की सेना है वो भी पहुंची थी, उसका भी इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ज्यादा भी जानकारी नहीं है स्पेसिफिक कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में तो भी कोई बात नहीं है, हिस्ट्री में से जो आपने पढ़ा होता है उसमें से आप 4 पॉइंट निकाल के ला सकते हो। मथुरा भी एक सेंटर ऑफ ट्रेड था, इसी वजह से मथुरा आर्ट और ज़्यादा एम्फसाइज होती है, क्योंकि मथुरा यूज्ड टू बी ईस्ट से वेस्ट का जो रूट होता है बंगाल तक का, उसके बीच में आता था। 2 ट्रेड रूट जाते थे, एक मथुरा, एक वेस्ट बंगाल या बंगाल से यहाँ तक, और फिर यहाँ सेंट्रल इंडिया तक भी, और वो वाले जो ट्रेड रूट्स थे उस पर मथुरा लाई करता था। अनदर एग्जाम्पल वाई कल्चरल ट्रेडिशंस और ट्रेडिशंस ड्यूरिंग दैट टाइम आर इन्फ्लुएंसिंग द आर्ट। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यहां कुषाण फेज में कनिष्क ने महायाना बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करना शुरू किया, तभी तो गौतम बुद्ध की इतनी इमेजेस बन रही हैं। इससे पहले क्यों नहीं बन रही थी? इससे पहले हीनयाना बुद्धिज्म जो था वो प्रोमिनेंट था, और हीनयाना बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेजेस यानी कि ह्यूमन लाइक इमेजेस जिसको वर्शिप किया जाए, हीनयाना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। गौतम बुद्ध को उनके लाइफ से जुड़े हुए सिंबल्स के साथ एसोसिएट किया जाता था और उनकी वर्शिप की जाती थी, जैसे कि उनकी चप्पलें, उनका जो बोधि ट्री है जहां पे उन्होंने निर्वाण प्राप्ति की थी, इन सिंबल्स को हाईलाइट किया जाता था, इसकी वर्शिप होती थी। तो दोस्तों साथ ही साथ
ऑलरेडी यहाँ पे स्तूपास जो बनने शुरू हो गए थे गांधार के अंदर। वाई? बिकॉज आर्किटेक्चर तो स्टार्ट हो गया था मौर्यस के टाइम पे। लेकिन कुषाण के टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने स्तूपास को बहुत ज्यादा डेकोरेट भी करना शुरू किया, और डेकोरेशन का पार्ट बनते हुए स्कल्पचर्स बनने शुरू हुए। तो आप जब स्तूपास का एवोल्यूशन देखोगे तो मौर्यन एरा में बहुत सिंपल स्तूपा बनाए जाते थे, लेकिन बाद में स्पेशली ड्यूरिंग कुषाण फेज बहुत इलैबोरेट स्तूपा, जिसमें वो मेधी, तोराना, हर्मिका, छत्र, ये सारी चीजें होती थी, और इसमें स्कल्पचर्स भी बनाए जाते थे। जहां महायाना बुद्धिज्म के अंदर आप ह्यूमन फॉर्म में, डीटी फॉर्म में आप गौतम बुद्ध जी की वर्शिप करते थे। इसी वजह से यहां पे ये काफी ज्यादा गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स डेवलप होते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से ट्रेडिशंस जो उस समय चलते थे वहां से इन्फ्लुएंस होके ये दोनों स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होते हैं। तो फाइनली आप ये बताओगे कि बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पॉलिटिको कल्चरल क्लाइमेट, इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर एज वेल, and general trend was away from naturalistic conception to an idealized abstract image। मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि ये स्कल्पचर्स को एक बहुत ही ग्रैंड लेवल पे ले गया, भारत की स्कल्पचर्स को। और फिर बाद में हम देखते हैं कि टेम्पल आर्ट के फॉर्म में, टेम्पल आर्ट के कंपेनियनशिप में हम स्कल्पचर्स की और भी ज़्यादा परिकल्पना करते हैं और उसको काफ़ी अच्छे से डेवलप करते हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया में। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी टू द पॉइंट, टू द लाइन, टू द क्वेश्चन आंसर है, तो उसको आप यहाँ पे डेवलप कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात करते हैं।